Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 1 of chapter 11 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss an introduction to digestion and digestive system. इस चैप्टर में हम बुनियादी तौर पर ह्यूमन डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेशन इज द स्टेप ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। पहले ज़रा सा हम ह्यूमन न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस करवा दें। ह्यूमन न्यूट्रिशन या टर्म न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? न्यूट्रिशन टर्म इज यूज्ड फॉर द सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिएंट? whereas nutrient is any substance that provide necessary elements. A nutrient हम किसे कहते हैं? Nutrient is any substance, कोई भी ऐसा substance, any substance that provides necessary elements, to the body for growth and metabolism. Body की growth और मेटाबॉलिज्म के लिए कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं एनवायरनमेंट से जो बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी एलिमेंट प्रोवाइड करे, उस सब्सटेंस को आप न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिनसे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हासिल हो जाता है। आप लिपिड्स लेते हैं, लिपिड से आपको अगेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हासिल होता है। आप प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन से आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मिल जाता है और समटाइम्स सल्फर भी इसमें से मिल जाता है। और अगर आप ये न्यूक्लिक एसिड्स लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, तो इससे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस भी मिल जाता है। तो ये आपने देखिए, ये सभी दरअसल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा सम टाइम हमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कुछ क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक, मिसाल के तौर पर वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो यूं प्योर फॉर्म में रिक्वायर्ड नहीं होते, वो भी लाजमी तौर पर किसी ऑर्गेनिक फूड के अंदर ही वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। मिसाल के तौर पर डिफरेंट टाइप के आपको मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मिनरल एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी आप कैल्शियम को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं या फिर आप डायरेक्टली सल्फेट्स को, फॉस्फेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से बाकी जो मिनरल्स हैं, आयोडीन वगैरह, उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करें, ऐसा नहीं है। ये भी दरअसल किसी ऑर्गेनिक फूड के अंदर ही मौजूद होंगे, उस फॉर्म में आप इसको हासिल करते हैं। हम स्पेशली ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जितने भी आपने फूड इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये फूड इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, क्योंकि बॉडी को ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और हमारी बॉडी इन फूड सब्सटेंसेस को प्रोसेस करती है। ये फूड सब्सटेंसेस जब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो इनको प्रोसेस किया जाता है, इनसे इनकी जो काम की चीजें इनके अंदर मौजूद, उनको हासिल किया जाता है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होने बॉडी के इन द प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, उनको कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहा जाता है। मसलन वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें देखो, एक है इंजेस्शन, यानी सबसे पहले तो हमने फूड को इनटेक करना होता है, लेना होता है एनवायरनमेंट से, इंजेस्शन। दूसरा स्टेप आ जाता है डाइजेशन। फूड हासिल करने के बाद आप उसको ब्रोकन डाउन करते हैं। असल में जब आप फूड हासिल करते हैं तो वो फूड इस फॉर्म में नहीं होता कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाए, ब्लड के अंदर अपटेक हो जाए, डिफ्यूज कर जाए। तो उसको डिफ्यूजिबल फॉर्म में बनाने के लिए उसको ब्रोकन डाउन करते हैं। तो डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन। तो इंजेस्शन के बाद डाइजेशन, उसके बाद फिर इसी तरह से एब्जॉर्प्शन का मरला आता है। और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ
आप उसे यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर इन द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, तो वो जो यूटिलाइजेशन है वो असिमिलेशन कहलाती है, असिमिलेशन। और आखिर में जो चीज अनडाइजेस्टेड रह जाती है, जिसको बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया होता, असिमिलेट नहीं किया होता, उसको आखिरकार बॉडी से बाहर इजेस्ट कर देते हैं। इजेस्शन इज द रिमूवल। तो आप 9th के अंदर ये तमाम प्रोसेसेस के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। ingestion, that is taking in of food, digestion is the breakdown, absorption is the uptake in body fluid, or assimilation is its utilization, and finally egestion, that is removal of undigested waste. So all these processes collectively called nutrition. न्यूट्रिशन टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? न्यूट्रिशन टर्म यूज़ किया जाता है उन तमाम प्रोसेसेस के लिए जो कि न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन तमाम प्रोसेसेस को कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहा जाता है। और मैंने न्यूट्रिएंट एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रिएंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी एलिमेंट्स टू द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट ले लें, लिपिड्स ले लें, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे तमाम सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी को नेसेसरी एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जैसा कि आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो ये हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी हमें चाहिए होते हैं। इसी ऑर्गेनिक फूड के अंदर वो चीज़ें मौजूद होंगी और वो भी हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, इनको बॉडी कैसे प्रोसेस करती है कि सबसे पहले तो ये न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर एक्वायर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेस्शन। इंजेस्शन क्या चीज़ है? इंजेस्शन इज टेकिंग इन ऑफ फूड। आप पहले फूड को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं ना, खाते हैं, तो दिस टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेस्शन। उसके बाद जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो फूड इस फॉर्म में नहीं होता कि वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाए, बल्कि उसको तोड़ना पड़ता है। दैट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर दूसरा स्टेप ये डाइजेशन आ गया। डाइजेशन के बाद जब वो इस फॉर्म में आ जाएगा तो ब्लड उसको अपटेक कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स उसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन, यानी ये यूटिलाइजेशन है फूड की। और आखिर में जो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेस्शन। तो आपने देखा कि न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 5 डिफरेंट प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, जिनको कलेक्टिवली हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये इसी न्यूट्रिशन के हवाले से, इसमें हमने न्यूट्रिशन के खास एस्पेक्ट डिटेल से देखना है, और वो है डाइजेशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बात करने लगे हैं, ठीक है। तो यहां पर ह्यूमन डाइजेशन की बात होगी। ह्यूमन डाइजेशन, और मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ undiffusible form of food into diffusible form. Digestion is the breakdown of undiffusible form of food into diffusible form. Diffusible से क्या मतलब है? Diffusible से यहां पे मतलब है कि वो ब्लड के अंदर अपटेक हो सके, ऐसी फॉर्म जो कि ब्लड के अंदर दाखिल हो सके, उसे डिफ्यूजिबल फॉर्म कहा जाएगा। सो दिस breakdown of undiffusible form of food into diffusible form is called digestion। और ये डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में खास सिस्टम के जरिए परफॉर्म होता है। डाइजेशन वैसे तो हमारे हर एक सेल के अंदर भी परफॉर्म हो सकता है, और टिश्यूज भी डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन भी करते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि हर एक एक्टिविटी के लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही एडवांस हैसियत रखता है। तो इस वजह से डाइजेशन के लिए भी एक खास सिस्टम हमारे पास मौजूद है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में ह्यूमन डाइजेशन को लर्न करने के लिए दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम का मुताला करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज किस्म का सिस्टम है और बहुत ही अहमियत का हामिल सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ
अ लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है या इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर जीआईटी, जीआईटी गट भी कहते हैं इसको, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या इसको गट भी कहा जाता है और या फिर इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये मुख्तलिफ नेम्स यूज किए जाते हैं कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये बुनियादी तौर पर एक ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। और ट्यूब टाइप का मतलब ये होता है, ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि दिस सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, दैट इज it has two openings, and what are those two openings? Those two openings are mouth and anus. The interior opening is mouth is the interior opening, interior या इसको proximal कहेंगे, proximal opening, और जबकि पोस्टीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। तो जिन एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह दो ओपनिंग्स पर मुश्तमिल हो, इंटीरियर या प्रॉक्सिमल ओपनिंग माउथ और पोस्टीरियर या डिस्टल ओपनिंग इसे कहा जाए एनस। तो इस तरह का सिस्टम ट्यूब टाइप सिस्टम कहलाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखिए, ये दोनों ओपनिंग्स, ये आपको माउथ नजर आ रहा है, दिस इज द माउथ एंड दिस इज एनस। तो इस तरह से ये सिस्टम इन दो ओपनिंग्स पर मुश्तमिल है और इन दो ओपनिंग्स के दरमियान में एक लॉन्ग ट्रैक्ट बना हुआ नजर आ रहा है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या फिर इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं। जिनमें से कुछ ऑर्गन साइट ऑफ डाइजेशन है, यानी जहां पर एक्चुअली डाइजेशन परफॉर्म होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो साइट ऑफ डाइजेशन है वो क्या क्या है? वो है ओरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीन मेजर साइट ऑफ डाइजेशन हैं। इसके अलावा बकाया जो पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से हैं उनमें, जैसे ओरल कैविटी, उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद फिर स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आखिर में ये जो फाइनल ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस। लार्ज इंटेस्टाइन की जो आखिरी ओपनिंग होती है उसे एनस कहा जाता है। तो ये पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। इनमें से जो साइट ऑफ डाइजेशन है वो कौन कौन सी आपको मैंने बताई है। ओरल कैविटी इज द साइट ऑफ डाइजेशन, यहां पर डाइजेशन परफॉर्म होगा। इसके अलावा आपको स्टमक मैंने बताया साइट ऑफ डाइजेशन के तौर पर एक्ट करता है, यहां पे डाइजेशन परफॉर्म होना है।
और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द साइट ऑफ डाइजेशन. सो देर आर 3 साइट्स ऑफ डाइजेशन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इन पार्ट्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं. अच्छा बेटे, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं. ये तो आपको ऑर्गन्स बताएं, इसके साथ साथ कुछ एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी यहाँ पर एसोसिएटेड हैं. मिसाल के तौर पर उसमें सबसे पहला जो सेट आएगा ग्लैंड्स का वो कहलाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स. दूसरा सेट आएगा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इसके बाद फिर इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आ जाते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये तो वो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं. एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब है कि ये ऑर्गन्स बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, इनका रोल दूसरा है बॉडी के अंदर, लेकिन ये डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो उन एक्सेसरी ऑर्गन्स में 2 ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं. एक को कहते हैं पैंक्रियाज और दूसरे को कहते हैं लिवर. तो ये पैंक्रियाज और लिवर, इन दोनों का भी बड़ा अहम रोल है डाइजेशन परफॉर्म करने में. इन दोनों से भी कुछ डाइजेस्टिव सिक्रीशंस रिलीज होती हैं जो डाइजेशन को फैसिलिटेट करेंगी. ठीक है भाई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इन तमाम चीज़ों को अभी कवर करना है. अच्छा, एज फार एज द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंसर्न, पहले हम जरा वॉल की कंपोजिशन देखने, उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे. द वॉल ऑफ GIT, वॉल ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, इसकी वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि आप अगर किसी भी जगह से इसका सेक्शन कट करके देखें तो आपको इस वॉल के अंदर 4 लेयर्स नजर आएंगी. जैसे ये सपोज करो GIT, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं तो इन क्रॉस सेक्शन यू विल सी दैट देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन द वॉल. तो उन 4 डिफरेंट लेयर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं सिरोसा. द आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा. सिरोसा is the outermost, सिरोसा is outermost layer. उसके अंदर की तरफ मौजूद होता है मस्कुलैरिस. मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस मस्क्यूलर लेयर है विच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मसल्स. एक इसमें होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल्स. ये आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स आपको दिखा रहे हैं. अंदरूनी जानिब सर्कुलर मसल्स हैं और बैरूनी जानिब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं. तो इन दोनों मसल्स पर मुश्तमिल लेयर को कहा जाता है मस्कुलैरिस. लॉन्गिट्यूडनल, अच्छा बेटा, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इसके अलावा ये सर्कुलर मसल्स, अंदर की जानिब सर्कुलर मसल्स हैं और बाहर की जानिब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और इन मसल्स पर मुश्तमिल लेयर को कहते हैं मस्कुलैरिस. दिस इज सेकेंड लेयर, मस्कुलैरिस. सबसे आउटर मोस्ट लेयर को सिरोसा और उससे अंदर वाली लेयर को मस्कुलैरिस कहा जाता है. और उसके बाद फिर आप देखिए इससे भी अंदर एक और लेयर आपको मिलेगी. दैट लेयर इज कॉल्ड सबम्यूकोजा. दिस इज सबम्यूकोजा. इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इस हिस्से के अंदर. इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ये सपोज ब्लड वेसल्स इसमें से गुजर रही हैं और नर्व्स इसके अंदर मौजूद होंगी और कनेक्टिव टिश्यू यहां पे प्रेजेंट होंगे. सो दिस लेयर इज कॉल्ड सबम्यूकोजा. तो सबम्यूकोजा ये तीसरी लेयर है, सबम्यूकोजा. और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोजा. दिस इज इनर मोस्ट लेयर.
इनर मोस्ट लेयर जो कि ग्लैंड्यूलर लेयर है जहां से सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, दिस इनर मोस्ट लेयर ग्लैंड्यूलर लेयर इज कॉल्ड म्यूकोजा. म्यूकोजा इज ग्लैंड्यूलर लेयर. इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. ये ग्लैंड्यूलर लेयर है जहां से सिक्रीशंस प्रोड्यूस होनी है, और इसके बाहर की तरफ जो सब म्यूकोजा आपको बताया, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट हैं. कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ठीक है जी, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इस हिस्से में मौजूद हैं. उससे बाहर मस्कुलरिस जिसके अंदर आपको मसल्स बताएं, और सबसे बाहर सिरोसा विच कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं. तो ये आपने कंपोजिशन याद रखनी है वॉल ऑफ जीआईटी की. इन तमाम लेयर्स को कलेक्टिवली कहते हैं ट्यूनिक्स. यानी वॉल ऑफ जीआईटी कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. और ये जो 4 लेयर्स हैं, इन लेयर्स को क्या कहते हैं? ट्यूनिक्स. 4 लेयर्स, इनको कलेक्टिवली कहते हैं ट्यूनिक्स. तो ये 4 ट्यूनिक्स हैं. ट्यूनिक्स, उनमें आउटर मोस्ट सिरोसा और अंदर की जाने आते जाएं तो मस्कुलरिस, सब मिकोजा और मिकोजा. बिल्कुल जो सेंटर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दिस सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसे क्या कहेंगे? ल्यूमेन. सो दिस इज द वॉल ऑफ द जीआईटी. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.